आज हम कक्षा 12वीं विषय हिंदी आरोह भाग 2 के अंतर्गत पाठ्य पुस्तक में जो पाठ दिया है उसको पढ़ेंगे और समझेंगे। चलिए आइए पढ़ते हैं। जैसे कि सब आप देख रहे हैं, ये गद्य खंड है और पहलवान की ढोलक फणीश्वर रेणु जी के जीवन परिचय विषय में हम पढ़ेंगे और समझेंगे। पहलवान की ढोलक, लेखक परिचय फणीश्वर रेणु, जन्म 4 मार्च 1921, मृत्यु 11 अप्रैल 1977। जीवन परिचय, इनका जन्म 4 मार्च 1921 को औराही हिन्ना जिला पूर्णिया अब हरिया बिहार में हुआ था। इनकी मृत्यु 11 अप्रैल और 1977 को हुई। शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा जो है फारबिसगंज तथा अररिया में पूरी करने का मैट्रिक नेपाल के विराटनगर आदर्श विद्यालय से की। इंटरमीडिएट काशी हिंदू विश्वविद्यालय से 1942 में की। व्यक्तित्व, हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार एवं प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वर रेणु ने साहित्य के अलावा राजनीतिक एवं सामाजिक आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की। इनका जो जीवन है संघर्षों एवं उतार चढ़ाव से भरा हुआ था। रचनाएं टुमरी अग्निकोर आदि रात्रि की महक, एक श्रावणी दोपहरी की धूप, कहानी संग्रह, मैला आंचल, पढ़ती परी कथा, दुर्गता जुलूस, कितने चौराहे उपन्यास, नेपाली क्रांति उतारने तथा जलधन जलवन, तुलसी की गंध, भाषागत विशेषता, आंचलिकता की अवधारणा से तथा साहित्य में गांव की भाषा, संस्कृति, वहाँ के ढोल जीवन, वहाँ के जो वहाँ का मतलब जो की जो रचना है पहलवान की ढोलक, और वहाँ के जो लोक जीवन को केंद्र में लाकर खड़ा किया। लोकगीत, लोकोक्ति, लोक संस्कृति, लोक भाषा एवं लोक नायक की अवधारणा ने भारी भरकम चीज नायक की जगह अंचल को ही नायक बना डाला। भाषा की सार्थकता बोली के साहचर्य में ही है। हिंदी के साथ बांग्ला, नेपाली भाषा पर पकड़ थी और साहित्य में स्थान। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई। आपको पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। जैसे कि आप सब जानते हैं, यहाँ पर जो पाठ का सार यहाँ पर दिया हुआ है। फणीश्वर रेणु की ग्रामीण परिवेश में एक लोक कलाकार के जीवन पर आधारित पहलवान की ढोलक शीत ऋतु में आवश्यक की काली अंधेरी रात की निस्तब्धता, मलेरिया और हैजे से पीड़ित लोगों को पढ़ाने और कह करने के वाले आ रही थी। कभी स्यालों पेचर की डरावनी आवाज, तो रात्रि की कभी निस्तब्धता, परिस्थिति को ताड़ने की क्षमता, दिन में जो मतलब कुत्ते हैं वो रात के ढंग से कटक का सोना, संध्या से गंभीर रात्रि को सब मिलकर रोते थे। रात्रि भीषणता में संध्या को लेकर प्रातःकाल चढ़ा दिगदा की आवाज बजना पहलवान की ढोलक है और संजीवनी शक्ति घटी थी। यानी आज अब मिर्जा इस प्रकार की चटा उठा यानी उत्तर पटक दे, उठाकर पटक दे, उठाकर पटक दे। लुट्टन सिंह गांव का प्रसिद्ध पहलवान था और 19 वर्ष की आयु में माता पिता के पश्चात उसकी जो पालन पोषण की विधवा सास ने किया। बचपन में वह क्या करता, गाज रात दूध पीता था, कसरत किया करता था। गांव के लोग उसकी सास को तरह तरह की तकलीफ दिया करते थे, पर वह उसने बदला नहीं के लिए क्या कर्तव्य में श्रेष्ठता हासिल की। एक बार जब वह श्यामनगर दंगल देखने देखने गया तो वहां उसने शेर का बच्चा था चांद सिंह नाम के पहलवान को चुनौती दे रहा है। चांद सिंह जो था गुरु बादल सिंह था। लुट्टन सिंह पंजाब के बेजोड़ पहलवान चांद सिंह लड़ने को तैयार हुआ। जब लोगों ने उसकी काफी समझाया और हालांकि राजा साहब ने समझाने का प्रयास किया, किंतु लुट्टन अपनी जिद में आ रहा था। लुट्टन और चांद सिंह के बीच कुश्ती हुई। काफी जब इनके बीच दाव पेच हुआ, उठापटक हुई, तो उसने क्या किया, कई प्रकार की आवाजें उसको सुनाई दी ना, भाग दिलाया। चित होने के बाद लुट्टन को तिरकट धिना धार धिना तिरकट, इस प्रकार के काटो दाव काटो बहाना, उस प्रकार से उसको आवाजें आई। दोनों पहलवानों के पक्षधरों की काफी भीड़ थी, बहुत ज्यादा जय ध्वनि चल रही थी और दोनों के दांव मतलब जो थे जो दांव काट कर जो निकला, लुट्टन फूटता फालता बाजे वाले के पास ढोलक को प्रणाम किया। दौड़कर उसने राजा साहब को गोद उठा लिया। इस प्रकार जो चांद सिंह था वह आके पहुंचते रह गए। राजा ने खुश होकर लुट्टन को केवल पुरस्कृत नहीं किया बल्कि उसे दरबार में सदा के लिए रखा और राज दरबार में लुट्टन की जो कीर्ति वो दूर दूर तक फैली। पौष्टिक भोजन, व्यायाम, राजा साहब की स्नेह दृष्टि उसकी प्रसिद्धि में 4 चांद लगा दी। काला था जैसे मशहूर पहलवान को लुट्टन ने हरा दिया। इसके बाद राज दरबार का दर्शनीय जीव वह बन गया और बाकी का दहाड़ता हम करता था। मेलों में लंबा चौड़ा पगड़ी बांधे मतवाले हाथी तरह घूमता चलता, 2 से रसगुल्ला 8-10 पानी गिलोरियां खाकर घूमता। शरीर की वृद्धि के साथ वृद्धि का और उसकी बुद्धि का भी विकास हुआ। शरीर की वृद्धि के साथ बच्चों के बराबर कर लेंगे। उसमें दंगल में ढोल की आवाज सुनते भारी भरकम शरीर का प्रदर्शन करना शुरू कर देते। लुट्टन की सांस पहले ही गुजर गई, उसकी पत्नी भी 2 पहलवान बेटों को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई।
पहलवान अपने दोनों बेटों को पहलवानी शिक्षा देता और दंगल के गुर सिखाता। वर्ष तक राजदरबार में रहा और राजस्थान की जब मृत्यु तो और विलायत से आए राजकुमार ने राज हाथ में ले लिया और पहलवान उसके जो भावी पहलवान बेटों का जो भोजन वह सुनते ही राजकुमार ने साथ सुना दिया कि दरबार में पहलवान की आवश्यकता नहीं। उसी दिन पहलवान ढोलक कंधे पर लटकाकर अपने दोनों पुत्रों के साथ गांव लौट आया और गांव वालों ने झोंकी बनाकर दी। इस प्रकार से जो गांव के नौजवान चला कुश्ती सिखाने लगा, बेटे मजदूरी करने लगे, गांव के साथ खेती और बच्चे भला क्या काका कुश्ती के सीखते हैं। अतः लुट्टर का स्कूल खाली पड़ने लगा। अनावश्यक वजह से गांव में विभिन्न प्रकार की बीमारियां फैल गई और 2-3 लाश उठने लगी और इस प्रकार से कराते गांव वाले एक दूसरे को ढांच बनाते। सूरज होने पर लोग घरों में घुसकर उतर नहीं करते। रात्रि की भी विविधता इसी प्रकार की चुनौती देता। संध्या सुबह तक ढोलक बजाकर लोगों में संजीवनी शक्ति भरता। आंखें मूंदते समय लोगों को तकलीफ नहीं होती थी, मृत्यु से लोग डरते भी नहीं। एक दिन पहलवान के दोनों बेटे भी मतलब से कहा गया ढोलक पीटता अपने दोनों बेटों को पेड़ के बल खड़े देखा। लंबी सांसें और शानंद की दी हुई रेशमी जांघियां पहनकर शरीर पर मिट्टी लमली और दोनों पुत्रों पर लाकर नदी में बहा दी। घटना को गांव वालों की हिम्मत तोड़ दी। रात में पहलवान फिर ढोलक बजाने लगा। लोग में शक्ति का संचार होने लगता। कभी 4-5 मिनट बाद एक रात ढोलक के बाद सुनाई पड़ी। सुबह शिष्यों ने देखा कंकाल की लाश चित पड़ी थी। शिष्यों ने अपने गुरु के अंतिम इच्छा का सम्मान करते चिता पर को पेट के बल लेटाया क्योंकि वह कभी चित्त नहीं हुआ था और चिता सुलगाकर ढोल बजाया। सबसे पहला दिया है जो गद्यांश दिया है। जाड़े का दिन, अमावस्या की रात, ठंडी काली मलेरिया और हैजे से पीड़ित गांव भारतीय शिशु की तरह थर-थर कांप रहा था। अपनी पुरानी उजड़ी बांस फूस की झोपड़ियों में, है ना, अंधकार सन्नाटे का समृद्ध साम्राज्य, अंधेरा निस्तब्धता और अंधेरी रात चुपचाप आंसू बहा रही थी। निस्तब्धता करुण स्थितियों और वहावों के बलपूर्वक अपने हृदय में दबाने की मतलब जो है चेष्टा कर रही। संदर्भ प्रस्तुत जो गद्यांश है हमारी पाठ्य पुस्तक जो गद्यखंड है आरोह की बहुचर्चित आंचलिक कहानी पहलवान की ढोलक संकलित है। इसके लेखक हिंदी साहित्य में आंचलिक उपन्यासकार के रूप प्रतिष्ठित कथाकार फणीश्वरनाथ रेणुप्रसन्न। गांव मलेरिया हैजे जैसी महामारी फैली, लोगों के मरने के बहुत चारों ओर विलाप था। अंधेरी रात थी, चारों छाई हुई थी। मनुष्य तो क्या प्रकृति भी महामारी के विनाश के कारण विलाप रही थी। गांव में महामारी से पहले जो बहुत मृत्यु का साम्राज्य था, लोग एकत्रित हुए कांप रहे थे। मौसम के कारण गांव में शांति थी। अमावस्या की जो रात, चंद्रमा के ना होने चारों ओर अंधकार था। सर्दी का मौसम होने के कारण एकदम ठंड थी। मलेरिया और हैजे जैसी महामारी से लोगों की मृत्यु हो रही थी। पूरे गांव में भय छाया हुआ था। गांव में पुरानी टूटी बांस की फूस की जो झोपड़ियां थी, महामारी से मौत होने का सन्नाटा था। और इस प्रकार से जो गांव था उजड़ा था और उस टपकने से ऐसा लगता था मानो दिन रात गांव के दुख से व्याकुल होकर आंसू बहा रहे। गांव में शांति थी, दुख के कारण लोग दबी सिसियां ले रहे थे और प्रकृति और मानव दोनों ही शिशु के समान महामारी के भय और विनाश से ग्रस्त दुख भी साकार रूप में प्रकट होने से डर रहा था। संस्कृत शब्दों से युक्त भाषा खड़ी बोली है, लघु वाक्य में भावों की गहराई है। अब यहाँ दूसरा दिया है श्याम का कंटन पेचक की डरावनी आवाज कभी निशब्दता को अवश्य कर देती। गांव की झोपड़ियों से कराहने और करने की आवाज हरे राम हरे बर्बाद तेरे खबर सुनाई पड़ती। और कभी बच्चे कभी निर्मल कंठन मामा को गावे। इस प्रकार रात्रि की जो निशब्दता बाधा नहीं पड़ती थी। कुत्तों में परिस्थिति को ताड़ने की विशेष बुद्धि होती है। दिन भर रात के घुरों पर गठरी की तरह सिकुड़कर मन मारकर पड़े रहते। संध्या रात सब मिलकर सोते थे। छंदापूर्वक है प्रसंग समझिए। लेखक ने इस लेखक ने प्रस्तुत जो गद्यांश उसमें अशुभ माने जाने वाले पशु पक्षियों की डरावनी आवाज आगामी दुख का संदेश दे रही थी। कुत्तों में विपत्ति को पहचानने की विशेष शक्ति होती है। अतः सभी कुत्ते मिलकर रात को रन लगते। व्याख्या जो पूरा गांव था जिसमें एक भयानक डरावनापन था, चुप्पी थी और बहुत ज्यादा सन्नाटा था और सन्नाटे को तो मतलब भंग कर ही रही थी जो कुत्तों के, और साथ ही दुख बढ़ा रही थी। रात की जो मतलब बहुत भयंकरता थी, उस जो भय का था सीमा पर, चरम सीमा पर था। झोपड़ियों से रोगियों कराने कष्टों की जो आवाजें वह सुनाई दे रही थी। कोई रोगी अपनी पीड़ा को कम करने हरे राम भगवान इस प्रकार के उच्चारण करना और बच्चों को माँ माँ कहकर पुकारने, इन आवाजों के होने पर रात का भयंकर रूप सन्नाटा है ना। और कुत्तों की जो आवाज है वो मृत्यु का ज्ञान होता है। महामारी से मरने वालों को भोंक भोंक कर उनकी आगत मृत्यु का संदेश दे रहे। दिन भर वो रात के ढेर पर सोते और परंतु रात्रि होते वो सब मिलकर एक साथ विपदा मतलब बहुत रोने लगते थे। इस प्रकार भयंकर विपदा होने वाली मौतों का रोने थे और इस प्रकार उस रात्रि को और बहुत दुख भरी मतलब बना देते थे। संपूर्ण गांव में महामारी की भयंकर साम्राज्य ऐसे समय में केवल पहलवान की ढोलक संध्या से सुबह तक बजकर संजीवनी का काम किया करती थी।
गांव में महामारी का नृत्य हो रहा था, मतलब हर प्रकार से धार्मिक परिवेश से युक्त भाषा खड़ी बोली का प्रयोग है। रात्रि की जो भयानकता है उसको चित्रित किया गया है। कवायना और कह पाड़ना जैसे साधारण बोलचाल के शब्दों का चयन किया है। अब यहाँ पर तीसरा है कि विधवा सास ने पाल पोस कर जो बड़ा किया, बचपन में वह जो गाय चराता था, कसरत करता था, लोगों को मतलब बहुत उसकी सास को तकलीफ देते थे और सिर पर कसरत की धुन लोगों, उसका मतलब था कि मतलब मैं लोगों से बदला लूं और कसरत किया। नियमित कसरत ने किशोरावस्था में उसके सीने बाहों को सुडौल और बासंस बना दिया और इस प्रकार वह कदम जब वह यौवन रूप में आए सबसे अच्छा पहलवान समझा जाने लगा और लोग डरने लगे। इस प्रकार से वह दोनों हाथों दोनों ओर 45 डिग्री की दूरी पर फैलाकर पहलवानों के हाथ से चलने लगा। संदर्भ पूर्वक है प्रसंग। इस प्रसंग में लुट्टन की जो माता पिता उनकी पहले ही बचपन में मृत्यु हुई थी, विवाहित होने के कारण उसका जो पालन पोषण ससुराल में हुआ, वह नियमित रूप से कसरत करता, सास से कुशल पालन पोषण से उसे श्रेष्ठ पहलवान बना दिया। व्याख्या इसमें ये बताया गया है कि जब माता पिता की उसकी मृत्यु हो गई तो उसका पालन पोषण कौन करे, परंतु सौभाग्य की उसकी बात थी कि वह उसका जो विवाह बाल अवस्था में हो गया और इस कारण उसकी जो विधवा सास थी उसने अपने दमाद का पालन पोषण किया, उसकी सारी चीजों को मतलब पूर्ण किया। और विधवा सास ने लुट्टन का जब पालन पोषण किया तो जंगल में क्या गाय चराता था और वह गाढ़ा दूध पीता था, कसरत करता था, शरीर मजबूत हुआ। उसकी सास को बहुत प्रकार के लोग दुख देते थे, परंतु गाँव वालों ने बदला लेने के लिए उसने शरीर को क्या किया, मजबूत किया और आवश्यक था इस कारण शरीर को मजबूत बनाने के लिए वह रोज कसरत करता था। अभी उसकी किशोरावस्था थी परंतु उसका शरीर एक युवा पहलवान जैसे हो गया था। उसका जो चौड़ा मजबूत सीना था, वह सुडौल और बहुत भरी मतलब जो शरीर था, यौवन की शक्ति सुंदरता दोनों ही थी। यह अवस्था को प्राप्त करते ही गांव में एक सर्वश्रेष्ठ पहलवान माना जाने लगा और इस प्रकार 45 डिग्री का कोण बनाते हुए अपने दोनों हाथों को फैलाकर छाती को फुलाकर पहलवानों की तरह चलता था। इस प्रकार वह बाएं ठोककर कुश्ती करता। इस प्रकार बदले की भावना ने उसे क्या बना दिया था, शक्तिशाली और अजय पहलवान बना दिया था। साहित्यिक खड़ी बोली अपनाई गई है। लुट्टन की शारीरिक ताकत के विषय में बताया गया है। अब यहाँ पर दिया है भीड़ अधीर हो रही थी, बाजे बंद हो गए, पंजाबी पहलवानों की मतलब जो है जमायत क्रोध से पागल होकर गलियों में बछार कर रही, दर्शकों की मंडली उत्तेजित हो रही थी, है ना। इस प्रकार यहाँ पर ये दिया है चिल्ला उठकर था उसे लड़ने दिया जाए। अकेला चांसी मैदान में खड़े मुस्कानी चेष्टा कर रहा, तो यहाँ पर विवश होकर राजा साहब ने आज्ञा दी लड़ने दो। अब जब बाजे बजने लगे दर्शकों में उत्तेजना चली, कोहरा चारों शोर हुआ और दुकानदार दुकान बंद करके दौड़े। चांसी की जोड़ी चांद की कुश्ती हो रही है। संध्या पूर्वक है प्रसंग प्रस्तुत। ये बताया रेणु जी ने कि दंगल और शिकार प्रिय वृद्ध राजा लुट्टन व चांद कुश्ती कराना नहीं चाहते थे, परंतु दर्शकों के आगे पर राजा ने कुश्ती करने की अनुमति दी। पंजाबी पहलवानों की जमायत या गुरु पहलवान बादल सिंह को अपने पहलवान चांद सिंह के विजयी होने का पूरा भरोसा था, परंतु राजा साहब से मुकाबला होने, आज्ञा ना मिलने, अनुमति ना पाने से बेचैन होगी, बाजे बंद हो गए। पंजाबी पहलवानों समूह बोलने आकर पहलवान लुट्टन सिंह को गालियां मतलब बहुत कुछ पटांग बोला, भड़काऊ अपशब्दों का प्रयोग किया। दर्शक समूह इस बहाने से उत्तेजित हो उठा और कुछ दर्शक लुट्टन का पक्ष ले रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, उसे लड़ने दिया है। दूसरी ओर चांद सिंह अकेला रहकर अपनी जो उसकी मतलब असमर्थता है उसको पहली ही कुश्ती में पहचान लिया था, जिस प्रकार उसके चेहरे पर एकदम उदास मुस्कान थी, चाहे लुट्टन की शक्ति के सामने अपनी शक्ति को पहचानने मतलब वो पहचान नहीं पाया और इस प्रकार वो प्रतिद्वंदी विजयी होना कठिन था। संघर्ष परिस्थिति में राजा साहब लुट्टन का पक्ष लेकर कहा लड़ने दो। इस प्रकार लुट्टन चांद सिंह की कुश्ती से लड़ने की अनुमति मिल गई और अनुमति मिलते जनता में उत्साह बढ़ा और इस प्रकार जल्दी दुकानें बंद हुई और दुकानदार कुश्ती देखने के लिए मैदान को जाने लगे और एकदम खुशी का वातावरण छा गया, आवाजें लगने लगी। चांद सिंह की जोड़ी चाल की कुश्ती हो रही है। लोगों में कहने का चाहते कि लोगों का समान पक्ष विरोध से सक्षम था। अब देखना किसका पल्ला भारी बैठा। खड़ी बोली गद्य में पद्य की अनुभूति हुई और लघु वाक्यों ने भाव सरलता ला दी। अब यहाँ देखो लास्ट यह हुआ, इसमें श्यामनगर के दंगल शिकार के वृद्ध राजा साहब से दरबार रखने की बातें कह रहे हैं और लुट्टन शेर के बच्चे मतलब इस प्रकार से जो इसमें जो गद्य दिया हुआ है सम्मान
प्राप्त चांद सिंह पहले किंचित स्पर्धा करके मुस्कुराया, फिर बात की तर्ज पर टूट पड़ा। शांत दर्शकों की भीड़ खलबली मच गई, पागल पागल, है ना। फिर इस प्रकार वाह बहादुर लुट्टन काफी इस प्रकार से उसकी हिम्मत की प्रशंसा करते हुए 10 रुपए का नोट देकर कहने लगे, जाओ मेला देखकर घर जाओ। सद्दा टूटा था प्रसंग। यहाँ श्यामनगर का मेला देखने और पंजाब से आए शेर के बच्चे नामक पहलवान को चुनौती दी, जिससे पंजाबी पठान पहलवान को पछाड़कर शेर के बच्चे को उपाधि प्राप्त की और उसने उससे होने वाली कुश्ती का वर्णन पंक्तियों में किया है। व्याख्या: जब श्यामनगर के राजा व्रत थे तब उन्हें दंगल देखना तथा शिकार करने का बहुत शौक था। पंजाब से आए और पहलवान चांद सिंह कुश्ती बहुत पसंद थी, इस प्रकार कारण दरबार में रखने की सोच रहे थे। लुट्टन उस समय मेला देखने श्यामनगर में गया था और इस प्रकार ढोल के बाद सुनकर लुट्टन से बिजली कौन गई और उसको क्या करी, चुनौती दे डाली। शेर के बच्चों को भी अपने कुश्ती बहुत अभिमान था और इस प्रकार से थोड़ा हंसा, फिर टूट पड़ा और इस प्रकार से जब उसने कुश्ती झपटा मारा तो दर्शकों की भीड़ हलचल मतलब मच गई, भीड़ चिल्लाहट थी और लुट्टन ने अपना दाव बड़ी चतुराई से खेला। शेर के बच्चों का आक्रमण को संभाल कर खड़ा होकर और दाव पेच पैतरा दिखाने लगा, जिससे भीड़ चिल्ला उठी और इस प्रकार बहादुर लुट्टन राजा भी इस कुश्ती को देखकर रह गए। उन्हें शेर के बच्चे का हारना पसंद नहीं था, अतः कुश्ती को तुरंत रुकवाकर लुट्टन को अपने पास बुलाया, कहा, यह 10 रुपए का नोट लो, मेला देखो, आनंद लो और अपने घर लौट जाओ। परंतु लुट्टन तैयार न था, उसके शरीर में कुश्ती के लिए बिजली दौड़ रही थी। उसने राजा से अनुमति ले ली, बोला, जो यहाँ विशेष दिया है बोलचाल की साधारण खड़ी बोली का यहाँ पर प्रयोग हुआ। लुट्टन का कुश्ती के प्रति आकर्षण का वर्णन किया है। इस प्रकार मैंने आपको यहाँ पर जो गद्य खंड है पहलवान की ढोलक, उसके कुछ गद्यांश और कवि लेखक के जीवन परिचय के विषय में मैंने आपको पढ़ाया समझाया। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे और आगे इस पाठ के जो प्रश्नोत्तर आगे उसमें अपन पढ़ेंगे। तब तक धन्यवाद।